Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, I am again here with a new lesson from the series of literary text analysis, and in this lesson, we are going to learn about rhythm and meter in poetry. Students, what do you think? What is rhythm? जब हम रिदम का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में म्यूजिक का नाम आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिदम एक ऐसी चीज होती है जो म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करती है। आप जब कोई सॉन्ग सुनते हैं तो आप महसूस करते हैं कहीं सांस की आवाज तेज होती है और कहीं धीमी हो जाती है। कुछ लिरिक्स जो हैं वो जोर दे के बोले जाते हैं और कुछ बहुत सॉफ्ट अंदाज में बोले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिदम। रिदम क्या होता है कि जो पोइट्री को म्यूजिकल क्वालिटी देता है, और ये किस तरह क्रिएट होता है कि आवाज की जो पिच है, साउंड की जो पिच है, उसको बढ़ाकर और कम करके राइज एंड फॉल ऑफ साउंड पिच इज कॉल्ड रिदम। कहीं सांस की आवाज तेज हो, कहीं स्लो हो, कहीं लिरिक्स स्ट्रेस दे के बोले जाए, कहीं लिरिक्स को जो है वो सॉफ्ट अंदाज में बोला जाए, तो इससे जो है वो एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है। जब भी आप कोई सॉन्ग सुनते हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करते होंगे कि म्यूजिकल इफेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट होता है। तो स्टूडेंट्स, पोइट्री जो है वो तो बिल्कुल ही रिदम के बगैर जो है यूजलेस है, बेअसर है, उसका असर ही नहीं होता पढ़ने वाले पे अगर उसमें रिदम ना पाया जाए। तो स्टूडेंट्स, रिदम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिदम इज समथिंग दैट गिव्स म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोइट्री। सेकंड, rhythm is short and long beats, stressed and unstressed beats, rise and fall of pitch of sound. Next, rhythm is created by the pattern of stressed and unstressed syllables in a line or verse. तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट लाइन है इसमें उन्होंने कहा है कि रिदम कैसे क्रिएट होता है? स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के पैटर्न से। इसलिए हमें रिदम को कैसे समझना है? रिदम को समझने के लिए हमें सबसे पहले सिलेबल्स को और उनके स्ट्रेस को समझना पड़ेगा। तो चलते हैं सिलेबल्स की तरफ। सिलेबल क्या होता है? A syllable is a single unit of speech. That unit of speech contains a vowel sound, and that may have a consonant sound after it or before it. Students, syllable एक single unit of sound होती है which is produced with a single effort. एक साउंड की जो एक यूनिट होती है जिसको हम एक ही एफर्ट में प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसको बोलने के लिए हमें दूसरी एफर्ट नहीं करनी पड़ती, उसको हम सिलेबल कहते हैं। वो एक सिलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल में फॉर जो लफ्ज है, ये वर्ड जो है वो एक सिलेबल का है। ये एक कंप्लीट वर्ड तो है लेकिन इसमें ये एक सिलेबल है क्योंकि इसको बोलने के लिए हमें सिंगल एफर्ट करनी पड़ी है। तो स्टूडेंट्स, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की एक यूनिट जिसको हम एक सिंगल एफर्ट के साथ प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो एक सिलेबल होता है। और एक वर्ड जो होता है वो एक सिलेबल पर भी कंसिस्ट कर सकता है, एक से ज्यादा सिलेबल्स का भी वर्ड होता है। एक वर्ड में एक सिलेबल भी होता है और एक से ज्यादा भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक्ट is a single syllable. It is also called monosyllabic. जो सिंगल सिलेबिक वर्ड होता है उसको मोनोसिलेबिक भी कहते हैं। ये नीचे जो एग्जांपल्स हैं ये सिंगल सिलेबिक वर्ड की हैं। टेक, बिट, कैन, बाइट, मिस, ईट, ड्रिंक। देखें स्टूडेंट्स, इनको बोलने के लिए हमें दोबारा एफर्ट नहीं करनी पड़ी, हमने एक ही एफर्ट में इनको प्रोड्यूस कर दिया है, इन साउंड्स को। टेक, बिट, कैन, बाइट, मिस, ईट, ड्रिंक। तो ये मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं। और ऐसे वर्ड्स जो एक से ज्यादा सिलेबल्स रखते हैं उनको हम पॉलीसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं, मल्टी सिलेबल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस कंटेन्स सिंगल सिलेबल, लेकिन अगर हम कहें मिस्टेक, मिस्टेक, मिस एंड टेक, वी हैव टू प्रोड्यूस द वर्ड द साउंड टू टाइम्स
हमें 2 दफा साउंड प्रोड्यूस करनी पड़ी है, सिंगल एफर्ट से हमने मिस्टेक नहीं बोला। मिस में सिंगल सिलेबल है, मिस्टेक में 2 सिलेबल्स हैं। और अगर हम इसको कहें मिस्टेकन, देन इट कंटेन्स 3 सिलेबल्स। और अगर हम इसी को आगे लेके चले तो मिस्टेकनली कंटेन्स 4 सिलेबल्स, इसमें 4 सिलेबल्स आ जाते हैं। ये अगेन मजीद एग्जांपल्स हैं, देखें। अहेड 2 syllables, amended 3 syllables, radiator 4 syllables, abbreviated 5 syllables, authoritarian 6 syllables। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि syllable जो है वो एक किसी वर्ड में एक syllable भी हो सकता है और किसी वर्ड में मोर देन वन भी हो सकते हैं। और सिलेबल क्या होता है, उसको आपने एक ही साउंड से प्रोड्यूस कर लेना है, एक ही एफर्ट से प्रोड्यूस जो है वो प्रोनाउंस कर लेना है, तो वो सिलेबल होता है। सिलेबल इज अ मिनिमम यूनिट ऑफ साउंड, सिंगल यूनिट ऑफ साउंड विच कैन बी प्रोड्यूस विद अ सिंगल एफर्ट। ओके, तो अब हमने सिलेबल्स को पढ़ लिया, तो अब हम स्ट्रेस को देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस स्टूडेंट्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप जोर दे के बोलते हैं, या वर्ड्स में कुछ कोई पार्ट, एक लफ्ज का कोई हिस्सा ऐसा होता है जिसको आप जोर दे के बोलते हैं, तो वो जो जोर होता है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में म्यूजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। उर्दू और दूसरी और लैंग्वेजेस से हम अगर कंपेयर करें तो उर्दू इंग्लिश का जो म्यूजिकल इफेक्ट है वो ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनके जो वर्ड्स हैं उनका स्ट्रेस पैटर्न जो है वो डिफाइंड है, कहाँ पे स्ट्रेस करना है। कुछ स्ट्रेस सिलेबल्स हैं, कुछ अनस्ट्रेस सिलेबल्स हैं, किसी पे हम जोर दे के बोलते हैं, किसी को सॉफ्ट बोलते हैं, तो इससे एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, द स्ट्रेस्ड syllables are one which are emphasized or spoken more loudly। syllables जो स्ट्रेस्ड होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि वो syllables होते हैं जिन पे emphasize किया जाता है या इनको बहुत लाउडली बोला जाता है। और unstressed syllables are not emphasized, अनस्ट्रेस्ड पे एम्फेसाइज नहीं किया जाता, एंड दे आर नॉट स्पोकन एज लाउडली, और उनको इतना ऊंचा नहीं बोला जाता। एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल पर्सन, लफ्ज है पर्सन। अब सन को हम लोगों ने बहुत सॉफ्ट बोला, पर पे जो है वो फर्स्ट, ये इसमें 2 सिलेबल्स हैं स्टूडेंट्स, पर्सन। तो इन 2 सिलेबल्स में एक सिलेबल पे स्ट्रेस ज्यादा है, हमने उसको जोर देके बोला है पर्सन। टुडे, ahead, allow, forget, forget, get पे हम लोगों ने फोकस किया है। ब्यूटीफुल, यू पे हम लोगों ने स्ट्रेस किया है। इंफॉर्मेशन, मे पे हमने स्ट्रेस किया है। यूनिवर्सिटी, वर्सिटी, व यूनि पे भी नहीं है, सिटी पे भी नहीं है, यूनिवर्सिटी व पे जो है वो स्ट्रेस है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, पेन पे जो है वो स्ट्रेस है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो हम किसी सिलेबल पे स्ट्रेस देते हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस के कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे डिस्कस करने का उनका वो कोई मकसद तो नहीं, लेकिन मैं आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस में क्या होता है कि अगर कोई नाउन है और उसके 2 सिलेबल्स हैं, तो नाउन में फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस होगा। जैसे पर्सन एक नाउन है तो हम इसको पर्सन बोलेंगे, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस होगा। जी, अगर कोई वर्ड वर्ब है, एज अ वर्ब यूज हो रहा है और उसमें 2 सिलेबल्स हैं, तो सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस होगा। फॉरगेट, फॉरगिव, फॉरगेट, गेट पे, फॉरगिव, गिव पे। यानी कि अगर नाउन है तो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस होगा, अगर वर्ब है तो सेकंड सिलेबल पे जो है स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके 2 से ज्यादा सिलेबल्स हैं, तो अगर ऐसे वर्ड्स जिनके 2 से ज्यादा सिलेबल्स हैं, तो स्टूडेंट्स उनमें स्ट्रेस ना शुरू में आएगा ना एंड पे आएगा, दरमियान में कहीं पे भी आ सकता है। ना शुरू में होगा ना एंड पे होगा, दरमियान में कहीं पे भी हो सकता है। ऐसे वर्ड्स जिनके 2 से ज्यादा सिलेबल्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी, ब्यूटीफुल,
इंफॉर्मेशन। तो ये है स्ट्रेस के रूल्स। स्टूडेंट्स, जैसे वर्ड्स स्ट्रेस होता है, इस तरह से सेंटेंस स्ट्रेस भी होता है। तो सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रेस और प्रोमिनेंस इज द एम्फेसिस दैट सर्टेन वर्ड्स हैव इन अटरेंस। किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं तो वो सेंटेंस स्ट्रेस कहलाता है। और सेंटेंस स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स कि किसी एक स्पेसिफिक वर्ड पे स्ट्रेस देने से इसका जो है वो मीनिंग चेंज हो जाता है, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। फॉर योर कन्वीनियंस मैं उर्दू से आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आपको ये कहती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं स्ट्रेस कर रही हूँ मैं पे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब है मैं पढ़ा रही हूँ, कोई और नहीं पढ़ा रहा। अगर मैं कहती हूँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आप पे स्ट्रेस कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, किसी और को नहीं पढ़ा रही हूँ। और अगर मैं कहती हूँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैंने पढ़ा पे स्ट्रेस कर दिया, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। इसका मतलब है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ और नहीं कर रही इस वक्त। तो ये जो है सेंटेंस स्ट्रेस जो होता है, इससे मीनिंग में काफी चेंज आ जाता है। Unlike word stress, which is fixed, sentence stress depends on the intention of the speaker. Students, word का stress जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रेस जो होता है वो स्पीकर की, बोलने वाली की इंटेंशन पे होता है, उसकी नीयत पे होता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो जो कहना चाहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेंटेंस में वो स्ट्रेस लाएगा। एग्जाम्पल देखें, आई विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट फ्राइडे। आई विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट फ्राइडे। आई पे फोकस है, यानी कि मैं सिनेमा जाऊंगा नेक्स्ट फ्राइडे, कोई और नहीं। आई विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट फ्राइडे, यहाँ पे सिनेमा पे जो है स्ट्रेस आ रहा है, यानी कि मैं अगले हफ्ते सिनेमा जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, थिएटर में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट है आई विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट पे अब स्ट्रेस आ गया, यानी कि इस फ्राइडे नहीं जाऊंगा, अगले फ्राइडे जाऊंगा। आई विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट फ्राइडे। आप ये देखें कि अब फ्राइडे पे स्ट्रेस आ गया, यानी कि फ्राइडे को जाऊंगा, किसी और दिन नहीं, थर्सडे को नहीं जाऊंगा। तो दिस इज हाउ स्ट्रेस जो है, सेंटेंस स्ट्रेस जो है वो मीनिंग्स को कैसे चेंज करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने सिलेबल्स को पढ़ लिया और स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को पढ़ लिया। अब हम देखेंगे मीटर क्या होता है। ये एक बैकग्राउंड था मीटर को समझाने के लिए, क्योंकि मीटर को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मीटर क्या होता है? द recurring पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इज कॉल्ड मीटर। एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड, जरूरी नहीं एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक एटलीस्ट एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का होना जरूरी है। इसका जो पैटर्न बनता है, उसका जो बार बार रेपिटिशन होती है पोइट्री में, एक लाइन में, उसको हम मीटर कहते हैं। एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का जो पैटर्न है वो बार बार जो है वो अपीयर होता है लाइन में, वो मीटर कहलाता है। There are several kinds of meter, but most poetry uses a 5-beat meter, which with iambic feet called iambic pentameter. Students, पोइट्री में बहुत सारे मीटर यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीटर जो है वो iambic मीटर है। तो iambic क्या होता है, पहले हम देख लें कौन कौन से मीटर्स यूज होते हैं और फिर हम iambic को डिस्कस करेंगे। मीटर कौन कौन से यूज होते हैं पोइट्री में? आयम्बिक मीटर होता है। आयम्बिक मीटर में हम क्या करते हैं कि पहला सिलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। आयम्बिक मीटर में पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड। एग्जांपल, टुडे, टू पे कोई स्ट्रेस नहीं है, डे पे स्ट्रेस है। अहेड, अहेड, हेड पे स्ट्रेस है। रिब्यूक, ब्यूक पे स्ट्रेस है, यानी कि दूसरा सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड है। अलाउ, लाउ पे स्ट्रेस। सिक्योर, क्योर पे स्ट्रेस है। तो सेकंड सिलेबल जो स्ट्रेस्ड होगा, फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, इसको हम आयम्बिक मीटर कहेंगे। दूसरा है ट्रॉकी मीटर। ट्रॉकी में क्या होता है? बिल्कुल आयम्बिक से उल्ट होता है। आयम्बिक में पहला अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, लेकिन ट्रॉकी में हम क्या करते हैं, पहला स्ट्रेस आ जाता है, दूसरा अनस्ट्रेस्ड आ जाता है।
ट्रॉकी में क्या करते हैं कि पहला स्ट्रेस आ जाता है, दूसरा अनस्ट्रेस आ जाता है, उलट हो जाता है उससे। नेव, जाइंट, पिक्चर, हीटिंग। नेव, ने पे जो है पहले वाला सिलेबल जो है वो स्ट्रेस आ रहा है। जाइंट, पहले वाला सिलेबल स्ट्रेस है। पिक्चर, पिक्चर पहला स्ट्रेस है। हीटिंग, पहला स्ट्रेस है। तो इसमें क्या है, पहला स्ट्रेस्ड होगा, सेकंड वाला अनस्ट्रेस्ड होगा। ये ट्रॉकीमीटर होता है और ट्रॉकीमीटर आयम्बिक से ऑपोजिट होता है। तीसरा है बच्चों एनापेस्टिक मीटर। एनापेस्टिक में 3 सिलेबल्स होते हैं। पहले वालों में हमने देखा 2-2 सिलेबल्स का होता है, इसमें 3 सिलेबल्स होते हैं और पहले 2 जो है वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं, आखिरी जो है वो स्ट्रेस्ड होता है। जैसे डिसएग्री, डिसएग्री। अब री पे जो है वो स्ट्रेस है। एम्प्लॉई, डिसएग्री, एम्प्लॉई, जापानीज। तो लास्ट वाला जो है वो स्ट्रेस्ड है, पहले 2 अनस्ट्रेस्ड है। डिक्टेलिक जो है वो इससे उलट होता है एनापेस्टिक से। उसमें इसमें पहले वाला जो स्ट्रेस्ड होता है, दूसरे आखिरी 2 जो है वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी, ऑपरेट, ऑर्गेनाइज। इसमें क्या हुआ कि पहला जो है वो सिलेबल स्ट्रेस में आ गया, अगले दोनों सिलेबल्स जो है वो अनस्ट्रेस्ड में आ गए। एनापेस्टिक और डिक्टेलिक, जैसे आयम्बिक और जो है वो ट्रॉकीमीटर ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से, इसी तरह एनापेस्टिक और डिक्टेलिक मीटर जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। आगे आ जाता है स्पॉन्डिक। स्पॉन्डिक में मीटर जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं, दोनों सिलेबल्स स्ट्रेस्ड होते हैं। 2 सिलेबल्स यूज होते हैं और दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं। सनशाइन, दोनों स्ट्रेस्ड हैं। वेस्टवर्ड, दोनों स्ट्रेस्ड हैं। फ्रेशनेस, दोनों स्ट्रेस्ड हैं। और ये स्पॉन्डीमीटर जो है ना वो एक्चुअली बात को किसी एक चीज को बहुत एक्सप्रेसिव वे में डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, these all meters are used in poetry, but most commonly used meter is iambic pentameter. iambic pentameter बहुत ज़्यादा यूज हुआ पोइट्री में, हमारे क्लासिकल्स ने यूज किया, शेक्सपियर के जो प्लेस हैं उनमें iambic मीटर यूज हुआ है। बहुत सारे राइटर्स जो हैं इसको यूज करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। Students, iambic pentameter may be defined as a line of verse consisting of 5 metrical feet, where each foot consists of an unstressed syllable and a stressed syllable. It is most commonly used meter in poetry. Students, I am क्या होता है? असल में I am जो है एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जब मिलते हैं तो उसको हम I am कहते हैं। ये एक पैटर्न होता है और ये एक पैटर्न फुट भी कहलाता है। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का एक पैटर्न, चाहे उसमें कितने भी अनस्ट्रेस्ड या स्ट्रेस्ड सिलेबल्स मौजूद हों, जब वो एक पैटर्न होता है तो वो फुट कहलाता है और फुट से मीटर बनता है। ठीक है, जितने फुट उसमें लगाएंगे आप लाइन में, उतने फुट का वो मीटर बन जाएगा। यहाँ पे हम आई एम की बात करते हैं, तो आई एम क्या होता है? आई एम में 2 सिलेबल्स होते हैं, जिसमें से एक स्ट्रेस्ड होता है और एक अनस्ट्रेस्ड होता है, और इसमें हमेशा पहला अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। अब हम बात कर रहे हैं आयम्बिक पेंटामीटर की। आयम का मैंने आपको बताया कि उसमें एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, और पेंटा का मतलब होता है हैविंग 5, 5। पेंटा का मतलब होता है 5। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन में 5 आयम्स होंगे, 5 आयम, 5 फुट एक लाइन में होंगे, तो वो आयम्बिक पेंटामीटर बन जाएगा। एक लाइन में 5 फीट या 5 आयम होंगे तो वो आयम्बिक पेंटामीटर बन जाएगा। और मैंने आपको बताया कि आयम में 2 सिलेबल्स होते हैं, तो अगर एक लाइन में 5 आयम्स हुए, अगर एक लाइन में 5 आयम हुए, तो फिर 2 सिलेबल्स के अकॉर्डिंग ये एक लाइन में 10 सिलेबल्स होंगे। एक फीट में 2 सिलेबल हुए, यानी कि एक आयम में 2 सिलेबल हुए, तो पेंटामीटर में, यानी कि पेंटा का मतलब है 5,
तो एक लाइन में 10 syllables होंगे। तो स्टूडेंट्स ये होता है iambic pentameter। iamb का मतलब 2 syllables, penta का मतलब 5 और एक लाइन में 2 syllables का पैटर्न 5 दफा जो है वो अपीयर होगा तो वो iambic pentameter होगा। और iamb में फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड और सेकंड स्ट्रेस्ड syllable होता है। Students, here is the example, a sonnet which is written by Shakespeare. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. So long, so पे स्ट्रेस नहीं है, पहला सिलेबल स्ट्रेस नहीं है, लॉन्ग पे स्ट्रेस है। एस मेन, मेन पे स्ट्रेस है, पहला अनस्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस्ड, कैन ब्रेथ फिर अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, और eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. स्टूडेंट्स हम इसमें देखते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है। आप देखेंगे कि इसमें टोटल पहली लाइन में आप देखें 10 syllables हैं और so long as men can breathe और eyes can see इसमें 5 फुट यानी कि 5 आयाम यूज हुए हैं। 2 syllable का एक आयाम है, 1 फुट है, तो इसमें 5 आयाम यूज हुए हैं, तो इसको हम iambic pentameter कहते हैं। Students, this was all about meter and especially iambic pentameter. आपको पता चल गया होगा कि मीटर क्या होता है और मीटर पोइट्री में यूज किस लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, यू कैन write your question in the comment box and subscribe the channel. Keep the notification bell on so that you can get next lecture. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.